बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। किशोर आनंद ये बात अच्छी तरह से जानता था कि दुनिया की हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। उसकी इस बात को कोई झुठला नहीं सकता था। वो इस बात की सच्चाई को बड़ी आसानी से साबित कर सकता था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में हर वो चीज दौलत के बल पर हासिल की थी जो उसने पसंद की थी और जिसकी उसने तमन्ना की थी। इसने वो चीजें भी खरीदी थी जिसके बारे में कहा जा सकता था कि बड़ी से बड़ी दौलत ही उन्हें खरीद सकती है, मसलन औरत, ज़मीर और ईमान वगैरह। इसने दौलत से वो लड़कियां और औरतें भी खरीदी थी जो किसी की बीवियां और बहनें थी। इन्हें बिस्तर की जीनत बनाया। उस वक्त तक उनसे खेलता रहा जब तक इसका जी नहीं भरा, उनमें कशिश न रही और इसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। इसने लोगों के ज़मीर और ईमान खरीद कर बेतहाशा दौलत कमाई थी। इस दौलत की वजह से इसे सारी दुनिया की राहतों, आसाइश और बेपनाह हसरतें मिली थी। इसे अंदाजा था कि दौलत में कितनी बड़ी और हैरानकुन और बेपनाह कुव्वत मौजूद है। इसमें इतनी कुव्वत है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें इसके आगे हेज है। एक दिन इस पर यह हैरानकुन और नाकाबिले यकीन इंकशाफ हुआ कि दुनिया में हर औरत बिकने, बिस्तर की जीनत बनने, इशारों पर नाचने और दौलत के आगे सर झुकाने वाली नहीं होती। ये पहली ऐसी औरत जिससे इसका वास्ता पड़ा था और जिसने इसकी बात को गलत साबित कर दिया था, वो औरत जोलीन थी। एक मामूली सी औरत थी। उसका शौहर जेम्स भी एक आम किस्म का आदमी था। उनकी जिंदगी भी सादा और पुरसुकून थी। उनका घर उनकी खुशियों और मोहब्बत से हमकिनार रहता था। मोहब्बत उनकी खुशियां थी। वो दोनों एक दूसरे की जात का जुज़्व थे और उनकी चाहत मिसाली थी। जोलीन एक मामूली घराने की आम औरत थी, लेकिन बहुत हसीनो जमील थी। वो इतनी हसीन थी कि सारी दुनिया जेम्स पर रक्श करती थी और जोलीन की बदनसीबी पर कोई अफसोस करता था। दुनियादारी के ख्याल में जोलीन को किसी अमीर कबीर शख्स की बीवी होना चाहिए था। जोलीन ने कभी इस अंदाज से सोचा और ना कभी ख्वाब देखा, ना कभी एहसासी महरूमी का शिकार हुई थी। वो और लड़कियों और औरतों से मुख्तलिफ सोच रखती थी। किशोर आनंद ने जब उसे पहली बार देखा तो यकीन न आया कि कोई औरत इतनी हसीन भी हो सकती है। उसकी जिंदगी में जितनी लड़कियां और शादीशुदा औरतें आई थी वो उसका अशर और शीर भी न थी। जोलीन के बिजली बरे पुरशुबा बदन में एक ऐसी गुदास और कशिश थी कि उसने उसे तड़पा दिया था। उसमें एक हिजान बर्पा कर दिया और वो उसके हसूल के लिए बेताब हो गया। जोलीन के नशेबो फराज और खतूत ने नींदें खराब कर दी थी। उसने सबसे पहले ये काम किया कि जोलीन के बारे में मालूमात हासिल की, तो उसे ये जानकर खुशी हुई कि ये मामूली हैसियत के मियाँ बीवी हैं और एक आम सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसमें ना तो कोई हुस्न है और ना ही रंगीनी। फिर उसने सोचा कि जोलीन का हसूल बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर औरत के ख्वाब बड़े सुहाने होते हैं। एक पुरतईश जिंदगी के अरमान होते हैं और कमजोरी भी। फिर उसने जोलीन की तमन्ना की थी, इसलिए उसे खरीदने की कोशिश की। उसके सारे अंदाजे और तदबीरें नाकाम हो गईं। फिर उसने पालतू गुंडों की मदद से मियाँ बीवी को यरगमाल बनाया। जेम्स को एक ऐसे मकान में कैद किया जो बदमाशों का ठिकाना था। फिर उसने जोलीन से 20 दिनों तक खूब जी बहलाया। वो ऐसा खिलौना साबित हुई थी कि उसका जी नहीं बढ़ता था। ऐसा फूल था जिसकी खुशबू उसने किसी और फूल में नहीं पाई थी। उसका बस चलता तो वो 3-4 महीने तक रुकता, लेकिन इस 20 दिनों में जोलीन ने उसे फरेब देकर फरार होने की कोशिश की थी। फिर इसने सोचा कि वो हर हाल में पुलिस के पास जाएंगे। ये फिल्म और तस्वीरें इसका दिल बहलाएंगी। जब इसका दिल भर जाएगा इन्हें तल्फ कर देगा। 20 दिन के बाद जोलीन और जेम्स की नाशें जो बरहना थी वीराने में पड़ी हुई पाई गई। लंदन पुलिस ने बड़ा झक मारा, लेकिन वो दोनों कातलों का सुराग ना पा सकी। वो खुश था कि कानून के हाथों से बाल बाल बच गया। उसे इस बात का अफसोस था कि काश जोलीन इसकी बात मानकर इसके दास्ता बन जाती, क्योंकि जोलीन जैसी औरतें लाखों में एक होती हैं। वो उसका हुस्न, पुरशबाब गुदास बदन और कशिश कभी नहीं भूल सकता था। ये बात उसके इल्म में थी कि एड्स के मरीज यूं तो सारी दुनिया में मौजूद हैं,
لیکن سب سے زیادہ امریکہ، یورپ اور افریقہ میں ہیں۔ لیکن وہ عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری بن چکی تھی۔ وہ ایک ایسا نشہ تھا کہ کسی اور میں بھی اس نے ایسا نشہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے دیکھا اور محسوس کیا تھا کہ شراب کا نشہ کیسا ہی تیز کیوں نہ ہو وہ اتر جاتا تھا، لیکن شباب کا نشہ نہیں۔ اسے عورت کے شباب کے نشے کی لت پڑ گئی تھی، شراب کی طرح چھوٹتی ہی نہ تھی۔ جب وہ رنگین تتلیوں اور ان کے پھڑکیلے جسموں کو دیکھتا تو اس کی بھوک ایک بھوکے بیڑیے کی طرح ہو جاتی۔ جب تک وہ کسی سے سرفراز نہ ہوتا اسے چین نہ آتا۔ آخر اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اس کا یہاں رہنا بیکار ہے۔ اگر وہ یہاں رہا تو اپنی کمزوریوں پر قابو نہ پا سکے گا۔ اگر ایک ایڈز زدہ عورت غلطی سے اس کی زندگی میں آئی وہ اس سے کبھی بھی چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ وہ ایک لا علاج مرض تھا، عورت ہی اس سے نجات دلاتی تھی۔ وہ انتہائی دردناک موت سے لوگوں کو مرتے دیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ عورت کے مقابلے میں ہندوستان سے بہتر ملک کوئی نہیں۔ وہاں ہر قوم، مذہب، رنگ و نسل کی عورتیں ہیں، بہت حسین، پرکشش اور جاذبیت سے بھرپور۔ ہندوستان کا حسن ساری دنیا میں مشہور تھا۔ آسام اور بنگال کا گندمی اور روغنی حسن زلف بنگال بھی تو ہے۔ اس نے لندن میں تو 25 سال رہ کر صرف جولین اور جیمز کے قتل کے سنگین جرم نہیں کیے تھے، اس نے اور بھی کئی سارے جرائم کیے تھے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا کہ قسمت کی دیوی اس پہ مہربان تھی۔ وہ قانون کے ہاتھوں سے بچتا رہا تھا۔ اس کی بے عیب منصوبہ بندی اور ذہانت نے ہر قدم اور ہر جرم میں ساتھ دیا تھا، جس پر وہ بہت خوش، نازا اور ایک فاتح کی طرح مسرور اور سرشار بھی ہو جاتا تھا۔ لندن کی پولیس کے ہاتھوں سے شاید ہی شاذ و نادر کوئی مجرم بچا ہو۔ پولیس جانتی تھی لیکن اس پر ہاتھ اس لیے نہیں ڈالتی تھی کہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہ ہوتا تھا، لیکن پھر بھی پولیس نے اس پر کڑی نگاہ رکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں رہے گا تو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، اس لیے ہی وہ ہندوستان پہنچ کر پرسکون اور شاہانہ زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہاں عورت بہت سستی تھی، سختی اور مہنگی سے اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس کے پاس دولت اتنی تھی کہ اس کی 7 پشتیں بھی پرتعیش زندگی گزار سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ اپنی تمام دولت سمیٹ کر ہندوستان آیا۔ وہ 2 سال میں ہندوستان کچھ دنوں کے لیے آتا تھا، لیکن اب تو وہ مستقل طور پر آ گیا تھا۔ اس نے ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ وہ کسی ایک شہر میں رہ کر زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ وہ جس شہر گیا تھا وہاں اس نے راتیں رنگین کی تھی، لیکن اسے ممبئی شہر بے حد پسند آیا تھا۔ ممبئی میں جو رونق، چہل پہل، زندگی اور رنگینیاں تھی وہ دوسرے شہروں میں مفقود تھی۔ پھر اس نے مستقل طور پر اس شہر میں سکونت اختیار کر لی۔ پھر اس نے ممبئی کے سب سے اعلیٰ علاقے میں ایک نہایت شاندار لگژری فلیٹ خریدا، اسے خصوصی طور پر آراستہ کیا۔ پھر ایک شاندار قسم کی گاڑی خریدی۔ وہ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے کاروبار کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ لندن میں ایک کاروباری شخص تھا۔ وہ سارا دن سو کر اور ساری رات رنگینیوں میں کھو کر اپنی زندگی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح سے آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، وہ مریض کی طرح ہو کر رہ جاتا تھا۔ ایک دن شیو کرنے کے بعد آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اسے ایک طرح سے اپنے چہرے سے اطمینان کی لکیریں دکھائی دی، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل پر ایک چٹان کا سا بوجھ ہے۔ کچھ دنوں سے اس کے اعصاب پر ایک نامعلوم سا اضطراب غلبہ پا رہا ہے۔ ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا تھا۔ وہ لندن نہیں، ہندوستان میں ہے۔ اس سے قبل کے جرائم سرزد ہوئے تھے۔ وہ لندن میں، ہندوستان میں اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ 55 برس لندن میں گزار کر آیا۔ یہ ایک طویل مدت تھی۔ اس مدت میں زمین و آسمان کے سوا ہر چیز بدل جاتی ہے۔ بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہوتا ہے، شہروں کا جغرافیہ بدل جاتا ہے۔ 55 برس نہیں، صدیاں ہوتی ہیں۔ زندگی کی تلخیوں، نشیب و فراز اور ہنگاموں سے بھرپور اپنے ماضی کو کسی حد تک بھول جاتے ہیں۔ یادداشت پر وقت کی گرد کی تہ جم جاتی ہے۔ اس نے اپنا ماضی بھلایا۔ اب اسے ماضی سے کیا لینا دینا تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کا ماضی ذہن کے تاریک گوشوں سے جھانکنے لگا ہے۔ وہ ان گوشوں کو بند بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ماضی کی یادیں زہریلے ناک کی طرح سے پھنکا رہی تھی، جیسے اسے ڈس لینا چاہتی ہیں۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ماضی کی یادیں بے رحم اور شفاق ہوتی ہیں۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں تھی کہ سارا جرم اس کے سر منڈ دیا جائے۔ اگر اس سے قصور سرزد ہوا تھا تو کم از کم وہ اشوک مہتا سے زیادہ قصوروار نہیں تھا۔ ان دونوں نے مل کر کاروبار کا آغاز کیا تھا اور ان کے درمیان مکمل طور پر کاروباری شراکت تھی۔
अशोक मेहता ने उसे मशवरा दिया था कि फाइनेंस कंपनी की रकम फिल्म साजी में लगा दी जाए। उन दिनों शमीता का तूती बो रहा था। अशोक मेहता का ख्याल था कि उनकी फिल्म में शमीता को हीरोइन ले लिया जाए तो उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। अगर वो अशोक मेहता को समझाता तो अशोक मेहता उसकी बात मान लेता। उसने अशोक मेहता को किसी कदर जज्बाती पाया तो अशोक मेहता को समझाने का ख्याल तर्क कर दिया। वो खुद भी चाहता था कि फिल्मी दुनिया में कदम रखे, इसलिए एक से एक हसीन, नौजवान और कुंवारी लड़कियां हीरोइन बनने के शौक में घरों से भागकर और घर वालों की मर्जी, खुशी और ख्वाहिश से आई हैं। वो अपने शौक को पूरा करने के लिए बड़े से बड़ी ख्वाहिश की खातिर अपना तन मन निछावर करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आती थी। इसमें मुफ्त के मजे भी हो जाते थे। आखिरकार उन्होंने एक हिदायत को लेकर एक फिल्म बनाने का ऐलान किया। शमीता ने ऐन वक्त पर इनकार किया, जबकि तमाम मामलात तय हो गए थे। वो एक रात ही मुफ्त भी गुजार चुका था, क्योंकि उसने कुछ दिनों के बाद आधी पेश की रकम अदा करने का वादा किया था। मुआवजा चूंकि मुंह मांगा था, इसलिए शमीता ने उस रात को बड़ी मोहब्बत, खुद सुपुर्दगी और वालहाना अंदाज से खुश कर दिया था। फिर उन्होंने एक नई उभरती हुई अदाकारा रचना को लिया। फिल्म की तकमील तक साइड हीरोइन और इस फिल्म में चांस लेने के लिए जो लड़कियां और औरतें आई थी, उनसे और रचना से भी खूब फायदा उठाया था। जबकि अशोक मेहता को लड़कियों से उसकी जैसी दिलचस्पी नहीं थी, जबकि वो मना करता था कि मासूम लड़कियों की जिंदगी और इज्जत को तबाह न करें। हाँ, हीरोइन, साइड हीरोइन और रक्साओं को आलूदा करने में कोई हर्ज न था, क्योंकि वो पहले से ही मैली हो चुकी थी। एक बरस से पहले ही फिल्म बन गई। फिल्म इस बुरी तरह से फलाप हुई थी कि अशोक मेहता के होश उड़ गए और उसने जैसे अपने खास खो दिए। वो जानता था कि फिल्म का क्या हशर होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए उसने एक दिन भी जाया न किया। उसने 4 लाख रुपए की रकम तिजोरी से निकाली, उन्हें डॉलर में तब्दील किया और दूसरे दिन लंदन रवाना हो गया। अशोक मेहता शदीद सदमे से घर पर पड़ा हुआ था, इसलिए उसे रकम तिजोरी से निकालने का मौका मिल गया। उसने हिंदुस्तान छोड़ने में आफियत समझी। इस तरह सारी मुसीबत अशोक मेहता के सर आ गई। अगर वो खुद गर्जी का मुजाहिरा न करता तो उसकी खैर न होती, क्योंकि ये पैसा अवाम का था। उसने भी अपना पैसा ना लगाया था। उसके मजे इसलिए तो आ गए थे कि वो फिल्म मुकम्मल होने तक हीरोइन, साइड हीरोइन और रकासाओं से रातें काली करता रहा था। लंदन पहुंचकर उसने सुना कि अशोक मेहता को गिरफ्तार किया गया है। उसकी तलाश हिंदुस्तान के शहरों में की जा रही है। फिर एक महीने के बाद उसने मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार में, जो लंदन आता था, उसमें पढ़ा कि अशोक मेहता को 3 साल कैद बमुशक्कत की सजा हो गई है। लंदन पहुंचकर उसने न सिर्फ अपना नाम बदला बल्कि खुलिया भी, और फिर उसने रकम को कारोबार में लगा दिया। उसने हर वो काम किया जिससे उसकी खुशहाली और दौलत में इजाफा हो। उसके नजदीक जायज और नाजायज में जरा बराबर भी फर्क नहीं था। बस उसे हर कीमत पर दौलत की जरूरत थी। फिर उसका शुमार जल्द ही लंदन के सरमायादारों और मुअज़्ज़िज़ीन में होने लगा। आज जबकि वो हिंदुस्तान वापस आया था, माजी उसके वजूद पर किसी कन खजूरे की तरह रेंगने लगा था। फिर उसने अपने आप को समझाया कि बलराज मान्याल को जानते हैं, किशोर आनंद को नहीं। शायद बलराज मान्याल को भी भूल गए हों। आखिर उन्हें उसे याद रखने की जरूरत ही क्या होगी। फिर उसने अशोक मेहता के बारे में सोचा। उसे फिर पता नहीं चला था कि अशोक मेहता पर क्या गुजरी होगी। ना ही उसे अशोक मेहता से अब कोई दिलचस्पी रही थी। उसे 2-1 मरतबा अपने दोस्त और साबिक बिजनेस पार्टनर का ख्याल आया, जिसे वो बीच मंथार में छोड़ आया था। आज अब वो उसे शिद्दत से याद आ रहा था। अगर वो जिंदा रहा है तो फिर शादीशुदा रहा होगा। उसके 5-7 बच्चे जरूर रहे होंगे। हिंदुस्तान में लोगों को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक होता है। अब वो किसी गांव या छोटे से शहर में मुलाजमत करके बीवी बच्चों का पेट पा रहा होगा। ये भी मुमकिन है कि वो जिंदा ही ना हो, किसी बीमारी या हादसे की नजर होकर इस दुनिया से सुधार गया हो। अगर वो मर गया है तो उसके लिए अच्छा है, अगर वो जिंदा है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि पास इसके बेपनाह दौलत है। हिंदुस्तान में तो दौलत से हर चीज आसानी से खरीदी जा सकती है, इसलिए कि वहाँ गुर्बत, अफलास और तंगदस्ती का राज है। हर किसी को दौलत की जरूरत है। वो दौर से दिन अपनी बिल्कुल नई, बेहद कीमती और नई नवेली दुल्हन जैसी गाड़ी में पुणे की तरफ रवाना हुआ। उसने अखबार में एक मवेशी फार्म के फरोख्त का इश्तहार पढ़ा था। वो उस फार्म को एक नजर देकर खरीदना चाहता था। वो 55 बरस बाद पुणे जा रहा था। पुणे से उसकी खुशगवार यादें वाबस्ता थी। ये पुणे शहर ही था जहाँ पहली लड़की उसकी जिंदगी में आई थी। वो जिंदगी की रंगीनियों से महफूज होने के लिए यहाँ आता रहता था। मुंबई शहर के मुकाबले में पुणे शहर निस्बतन पुरसुकून था। यहाँ की फिजा में इस शहर जैसी आलूदगी ना थी। यहाँ गुटा हुआपन और खबस नहीं था जैसा मुंबई शहर में था।
पुणे शहर में दाखिल होकर उसने एक शख्स से उस मवेशी फार्म का पता और महल वकूअ के बारे में पूछा और उसके बताने पर उससे चल पड़ा। कोई 5 मील का फासला तय करने के बाद उसे अपनी गाड़ी एक जगह रोकना पड़ी। वहां से सड़क 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। वहां एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ था। दाईं तरफ जो सड़क जा रही थी वो झरना नगर की तरफ जा रही थी। दूसरी तरफ की सड़क प्रेम नगर की तरफ। वो शख्स से पूछना भूल गया कि मवेशी फार्म किस नगर में है। उसने वक्त जाया करने से यही बेहतर समझा कि झरना नगर की तरफ चला जाए। यहाँ उसे दूर दूर तक कोई आदमी नजर न आया। इधर सब लहराते हुए खेत थे। फसल तैयार खड़ी थी, किसी भी दिन कटाई शुरू हो सकती थी। वो झरना नगर के रास्ते पर चल पड़ा। उसे ये इलाका तो बहुत पसंद आया। एक तो ये सरसब्जो शादाब और खूबसूरत इलाका था। हवा भी बड़ी खुशगवार चल रही थी। कुदरती मनाजर भी बहुत हसीन थे, जिसने इसका दिल मोह लिया था और निगाह उन पर से हटती न थी। वो ये इलाका अच्छी तरह से घूम फिर कर देखना चाहता था। उसने दिल में सोचा कि अगर यहाँ कोई फार्म हुआ तो वो उसे हर कीमत पर खरीदेगा। उसे ये भी ख्याल आया था कि ये पुरसुकून जगह इसकी हर किस्म की तफरीहात के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। शहर के हंगामों से दूर रहने से उसकी जिंदगी ख्वाबों से कहीं हसीन हो जाएगी। कोई 1 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वो सड़क के एक ऐसे दोशाहे के पास पहुंचा जहां झरना नगर जाने की कोई अलामत नजर न आई थी। उसने अपनी गाड़ी सड़क पे रोकी। वो परेशान सा हुआ कि अब किस सिमत जाए। यहाँ कोई ऐसा साइन बोर्ड भी नहीं था जो झरना नगर की निशानदेही कर सके। उसने सोचा कि यहाँ खड़े रहने से तो बेहतर है कि किसी न किसी सड़क पर चला जाए। फिर उसने कुछ सोचकर दाएं जाने वाली सड़क पर जाने का फैसला किया, इसलिए कि सड़क बाएं वाली सड़क के मुकाबले में न सिर्फ अच्छी हालत में थी बल्कि साफ सुथरी और कुशादे भी लग रही थी। सड़क की हालत से ऐसे लग रहा था कि इस सड़क पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रहती है। उसने अपनी गाड़ी को उस सड़क पर डाला। वो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाता हुआ जा रहा था। सड़क के किनारे जो ऊंचे ऊंचे दरख्त थे उनका नजारा भी कम दिलकश नहीं था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए कि ये सड़क आगे जाकर तंग और शिकस्ता होने लगी थी। वो इस काबिल नहीं थे कि इस पर गाड़ी चलाई जाए। उसे नजर आ रहा था कि सड़क आगे से बंद है। उसने बाईं तरफ देखा तो आधा फरलांग के फासले पर उसे खेतों में भेड़ बकरियां चलती हुई नजर आई। इसके अलावा दूर दूर तक जिंदगी का कोई असर नहीं था। फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा कि वो इस सड़क पर आया क्यों और वो आगे बराबर किस लिए चला जा रहा है। इस ख्याल के आते ही उसने अपनी गाड़ी रोकी। गाड़ी के रुकते ही उसका इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ बंद हुआ। उसने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ने उसका मुंह चिढ़ा दिया। उसका दिल उछलकर जैसे हलक में आया। उसे झंझलाहट इसलिए हो रही थी कि गाड़ी बिल्कुल नई और कीमती थी। इसकी जो गाड़ी थी वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कीमती थी। बड़े सरमायादारों में वो फिल्मी सितारों के पास किसी के पास होती थी। हर कोई जब इस गाड़ी को अपने सामने से गुजरता हुआ पाता तो इस तरह देखता जिस तरह एक नौजवान और पुरकशिश दुल्हन को देखता है। इसलिए उसने इस गाड़ी को खरीदा कि लोगों की तवज्जो गाड़ी की तरफ हो जाती थी और वो उसे हसदो रश्ते देखते थे। लड़कियां और औरतें लिफ्ट भी मांगती थी। वो ऐसी गाड़ी से लिफ्ट मांगने वाले लड़कियों से खूब फायदा उठा सकता है, जबकि वो माजी में लिफ्ट देकर फायदा उठा चुका था। वो इस दुल्हन जैसी गाड़ी का मालिक था और 30 बरस से गाड़ी चलाता आ रहा था, मगर वो इंजन के अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं था, क्योंकि उसे कभी गाड़ी के इंजन से वाबस्ता नहीं पड़ा था। इसलिए कि उसने हमेशा नई और अच्छी हालत की गाड़ियां इस्तेमाल में रखी थी। उसे न सिर्फ हैरानी हो रही थी बल्कि गुस्सा भी आ रहा था कि अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को क्या हो गया है। उसे पछतावा भी था कि वो इस सड़क पर क्यों आया। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर बास्केट बाहर निकाला। वो दूर दराज सफर पर जाता तो बास्केट लेकर निकलता था ताकि रास्ते में जरूरत पड़े तो उसमें स्नैक और पीने की चीजें इस्तेमाल कर सके। बास्केट में बिस्किट, सैंडविच, कॉफी का थर्मास और विस्की की बोतल रखी थी। उसने बास्केट गाड़ी के बोनट पर रखी और उसमें सैंडविच निकालकर खाने लगा। उसे बड़े जोर की भूख लग रही थी। वो सैंडविच खाते हुए सोचने लगा कि इसे क्या करना चाहिए, इस अचानक अफ्ताद नागहानी से किस तरह निपटना चाहिए। उसके नजदीक एक रास्ता तो ये था कि वो वापस पैदल चलता जाए। आगे शायद वहाँ कोई गाड़ी या आबादी तो होगी, बल्कि होना भी चाहिए। किसी देहाती को मुआवजा देने से वो अपनी बैलगाड़ी से उसकी गाड़ी को बांधकर शहर के किसी भी वर्कशॉप तक पहुँचा देगा। या फिर दूसरी सूरत यह है कि वो यहाँ बैलगाड़ी का इंतजार करे। मुमकिन है दिन ढलने तक कोई बैलगाड़ी मुखालिफ सिंध से आए। इसे इसलिए किसी बैलगाड़ी के आने की उम्मीद थी कि इसने सड़क पर बैलगाड़ी के पहियों के निशानात देखे थे जो ताहदे निगाह मौजूद थे। 50 साल की उम्र को पहुंचने के बावजूद वो एक तंदुरुस्त, तवाना और चाको चौबंद शख्स था।
नौजवान लड़कों की तरह सीधा चलता। दराज कद ने उसकी वजाहत में भी बेपनाह इजाफा किया। लंदन पहुंचकर जब उसकी माली हालत अच्छी हो गई और आमदनी में बेतहाशा इजाफा होने लगा तो उसने औरत और शबाब से दिल बहलाना शुरू किया। उसके नजदीक इससे अच्छी तफरीह कोई न थी। इसमें उसने बड़ा हुस्न, कशिश और सनसनीखेजी महसूस की, इसलिए उसने बीवी बच्चों का झंझट नहीं पाला। तबन वो एक उबास शख्स था, आरामो आराइश का आदी हो चुका था। उसे याद नहीं पड़ता था कि वो कभी 1 मील भी पैदल चला हो। वापस पैदल जाने का ख्याल बड़ा रूह फरसा था और फिर गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार उसके लिए और भी अजियतनाक था। इस बात की कोई जमानत भी न थी कि कोई बैलगाड़ी इधर आ निकले। इस वीरानी में वो रात गुजारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसे गाड़ी से ज्यादा अपनी फिक्र थी। उसका बटवा छोटे बड़े नोटों से बड़ा हुआ था। इसके अलावा उसकी जेब में भी हजारों रुपए मौजूद थे, मगर इस वक्त उसके किसी काम के नहीं थे। अगर उसे कोई शख्स नजर आता तो वो उसे किसी एक नोट की झलक दिखाकर उससे काम ले सकता था। उसने पानी थर्मोस से गिलास में उंडेलते हुए गाड़ी को नफरत बड़ी नजरों से घूरा, जैसे वो उसकी दुश्मन हो। उसकी जेब में मेरा पिस्तौल होता तो वो उसकी सारी गोलियां गाड़ी पर खाली कर देता। इसे कभी इतना गुस्सा नहीं आया था जितना इस वक्त इस गाड़ी पर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद वो हैरत और खुशी से अचानक उछल पड़ा। उसने किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनी जो मुखालिफ सिमत से आ रही थी। कुछ देर के बाद उसने देखा कि सामने से एक ट्रैक्टर चला रहा है। ट्रैक्टर देखकर उसकी जान में जान आई और फिर उसकी नस नस में फरहत दौड़ गई। ये एक जर्द रंग का ट्रैक्टर था जो उसकी गाड़ी से चंद कदम के फासले पर आकर रुका था। उसने ट्रैक्टर वाले की तरफ मुस्कुराती नजरों से देखा जो ट्रैक्टर से कूदकर उसकी तरफ आ रहा था। वो शख्स भी उसकी उम्र का लग रहा था और उसकी सेहत काबिले रश्क थी। वो जवानों की तरह चाको चौबंद नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर फ्रेंच कट नुमा दाढ़ी थी जिसने उसे बारोब और पुरकशिश बना दिया था। उसने करीब पहुंचकर किशोर आनंद से गर्म जोशी से हाथ मिलाया। वो अपने लिबास से काशिदकार जाहिर हो रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी ताजगी भी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसने बड़े पुरखुलूस लहजे में कहा और किशोर आनंद पर एक तनकीदी नजर डाली। मैं यहाँ किसी की मदद के लिए खड़ा इंतजार कर रहा था, किशोर आनंद ने जवाब दिया। अगर आप नहीं आते तो शायद रात इस वीराने में बसर करना पड़ती। हैरियत तो है? उसने गाड़ी की तरफ देखते हुए पूछा। क्या आपकी गाड़ी में कोई खराबी पैदा हो गई है? जी हाँ, किशोर आनंद ने अपना सर अस्बाती अंदाज में हिलाया। मालूम नहीं इसमें क्या खराबी हो गई है कि इसका इंजन अचानक एक गिड़गिड़ाहट से बंद हो गया। क्या आप इंजन के मुतालिक कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो प्लीज जरा देख लें। मैं मैकेनिक तो नहीं, अलबत्ता थोड़ी बहुत शदबत जरूर रखता हूँ, इसने जवाब दिया। आप बास्केट हटाएं तो इसका इंजन एक नजर देख लो। किशोर आनंद ने अपनी बास्केट उठाकर नीचे रखी। वो गाड़ी के इंजन का चंद लम्हों तक जायजा लेता रहा। फिर उसने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा, गाड़ी के इंजन में ऐसी कोई खराबी पैदा हो गई है जिसका पता तो एक मोटर मैकेनिक ही चला सकता है। इसे किसी गैराज तक लेकर जाना होगा या फिर किसी मैकेनिक को लाकर दिखाना होगा। मैं इसे हाथ लगाना इसलिए नहीं चाहता कि कहीं कोई नई खराबी पैदा ना हो जाए। गैराज यहाँ से कितनी दूर है? किशोर आनंद ने बेबसी से पूछा और वो एक मैले कुचैले लिबास में मलबूस देहाती के सामने कुड़ रहा था। उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे कमतर लोगों को मुंह न लगाया था, मगर आज तो यहाँ से बहुत दूर और शहर के अंदर है। उसने सर खुजाते हुए कहा, इसे ले जाने या वहाँ से मैकेनिक को लाने में रात हो जाएगी और फिर मैकेनिक तो इस वक्त किसी कीमत पर भी नहीं आएगा और फिर वहाँ नीचे तक गैराज में बंद हो चुका होगा। क्या कोशिश की जाए? क्या मैकेनिक को यहाँ नहीं लाया जा सकता? किशोर ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं उसे मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। मैं अपनी गाड़ी की वजह से इस वीराने में छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि ये बिल्कुल नई गाड़ी है और कीमती भी। अगर मैकेनिक यहाँ किसी तरह आया तो वो यहाँ काम किस तरह करेगा? उस देहाती ने कहा, क्योंकि उसके यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी और फिर अंधेरा फैलने लगेगा और फिर यहाँ रोशनी का इंतजाम तो नहीं, वो कैसे कर सकेंगे? अब मैं क्या करूँ? किशोर आनंद ने परेशान होते हुए कहा। इस गाड़ी ने तो मुझे बड़ी मुसीबत में डाला। वो अपनी बेबसी पर चिड़चिड़ा हुआ। आपको ये करना चाहिए कि गाड़ी को सड़क के किनारे करें ताकि मैं अपना ट्रैक्टर ले जा सकूं। चलिए हम दोनों मिलकर गाड़ी को एक तरफ करते हैं। क्या आप मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां कहीं होटल वगैरह हो? किशोर आनंद ने कहा, ताकि मैं रात वहां गुजारूं। आपको इतनी दूर जाकर रात गुजारने की हिम्मत क्या है? वो कहने लगा। अगर आप कुछ ख्याल करें और मुनासिब कहें तो रात गुजारने के लिए मेरा गरीब खाना हाजिर है जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। आप रात मेरे यहाँ गुजारे, सुबह हम शहर जाकर किसी अच्छे मैकेनिक को ले आएंगे और उसे गाड़ी दिखा देंगे।
وہ اپنی گاڑی میں یہاں آ بھی جائے گا، اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں۔ کشور آنند نے ایک پل میں سوچا کہ اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اس شخص کے ہاں رات گزارنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اسے ایک طرح سے اطمینان ہوا۔ پھر ان دونوں نے مل کر سوچا کہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ پھر ان دونوں نے مل کر گاڑی کو سڑک سے ایک طرف ہٹایا۔ کشور آنند کی سانس ذرا سی پھول گئی، اس لیے کیونکہ وہ مشقت کا عادی نہیں تھا۔ اس نے اپنی سانس پر قابو پانے کے بعد اس دیہاتی سے کہا، آپ تو میرے لیے فرشتہ بن کر آئے، میں آپ کا شکریہ کن الفاظ میں ادا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے مجھے ایک بہت بڑی اذیت اور کرب سے نجات دلایا، ورنہ کون ہے جو اس دور میں ایک اجنبی شخص کے لیے اس قدر مخلص اور سہارا دینے اور اس کی مصیبت میں کام آئے۔ تم سچ کہتے ہو دوست۔ اچانک اس دیہاتی کا لہجہ اور انداز تخاطب بدل گیا۔ اس نے کشور آنند کے لباس کی پرواہ کیے بغیر اپنے دونوں ہاتھ اچانک اس کے شانے پہ رکھے اور گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ کشور آنند کو سخت ناگوار لگا۔ اگر وہ اس وقت اس شخص کا محتاج نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ بری طرح جھٹک دیتا۔ اس دیہاتی کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم بلراج ثانیے ہو، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے میں کسی کو پہچانے میں غلطی نہیں کرتا۔ کیا؟ وہ اس اجنبی دیہاتی کی زبان سے اپنا نام سن کر ششدر رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، میرا نام کشور آنند ہے، بلراج نہیں۔ غلطی ہوئی ہے، کسی سے معمولی مشابہت ہو تو آدمی پہچانے میں غلطی کر جاتا ہے۔ کشور آنند کا ذہن تیزی سے 55 برس پیچھے چلا گیا تھا۔ اسے خیال آیا کہ شاید اس دیہاتی نے اس کی تصویر تب اخبارات میں دیکھی ہوگی، شاید پولیس نے اسے اشتہاری ملزم قرار دے کر اس کی تصویر اخبارات میں چھاپی ہو، لندن میں شاید وہ اخبار اس کی نظر سے نہ گزرا۔ مجھے کیسے غلط فہمی ہو سکتی ہے؟ دیہاتی کے ہونٹوں پر بدسور مانحص مسکراہٹ کھے رہی تھی۔ میں تمہیں 100 برس کے بعد بڑی آسانی سے پہچان سکتا ہوں۔ حیرت ہے بلراج، اس کے چہرے پر گہرا اضطجاب چھا گیا۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ اپنے گہرے دوست اشوک مہتا کو؟ اشوک مہتا؟ وہ اچھل سا پڑا، اس پر جیسے کوئی بجلی بھی آ گری ہو۔ پھر اس پر سکتا سا چھایا، کہیں اس کی سماعت کا قصور نہیں ہے۔ اس نے سوچا، اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی اشوک مہتا سے اس ڈرامائی انداز میں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اس کا مجرم تھا، وہ قانون اور ان لوگوں کا بھی مجرم تھا جن کی رقمیں ان کی کمپنی میں لگی تھی۔ اس نے لندن جا کر دولت مند بن جانے کے باوجود اپنی دوست کی خیر خبر نہ لی۔ آج وہی دوست اس کی مصیبت میں کام کر رہا تھا۔ کیا سوچنے لگے دوست؟ اشوک مہتا نے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ پرانی باتیں بھول جاؤ اور ایک اچھے دوست کی طرح گلے لگ جاؤ۔ وہ ایک دم سے چونکا اور بڑی گرم جوشی سے اشوک مہتا سے بغل گیر ہوا۔ پھر اشوک مہتا نے اس سے الگ ہو کر اس کی ندامت بھری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تمہیں نظروں کے سامنے دیکھ کر اور میں برسوں کے ایک طویل عرصے بعد تم سے مل کر کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ ایک اچھا اور پرانا دوست کسی دولت سے کم نہیں ہوتا۔ تم میرے بہت اچھے اور بہت پرانے دوست ہو۔ تم مجھے جتنا چاہو ذلیل کرو دوست۔ کشور آنند نے اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے کہا، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں نے نہیں دوست۔ اشوک مہتا نے بڑی تیزی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تو اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ نہیں دوست، تم اس انداز سے بھولے سے بھی نہ سوچنا۔ یہ دوستی کی اور اس کے جذبے کی توہین ہے۔ تم نے جو کچھ بھی کیا وہ بہت اچھا کیا۔ میں ان تمام باتوں کو بلا چکا ہوں، مجھے صرف تم یاد رہے اور یاد بھی آتے رہے۔ میں سوچتا رہتا کہ معلوم نہیں میرا دوست کیسا ہے اور کن حالات میں ہے۔ میں تمہاری تلاش میں ہندوستان آیا ہوں تاکہ ماضی کی اس تلخ کلامی کی تلفی کر دوں۔ تم میری وجہ سے اس حالت کو پہنچے۔ تمہاری حالت دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے کہ تم ایک مشکل ترین زندگی گزار رہے ہو اور تمہارے حالات کافی برے ہیں۔ میرے پاس آج اتنی دولت ہے کہ تمہارے دن پھیر دوں گا تاکہ تم ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزار سکو۔ وہ ریاکاری سے بولا، مجھے تمہاری دولت کی نہیں بلکہ دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ چلو گھر چلتے ہیں، اشوک مہتا نے کہا۔ مجھے تمہاری خدمت کر کے بہت خوشی ہوگی۔ وہ دونوں ٹریکٹر پر سوار ہوئے۔ کچھ دیر تک ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی رہی۔ آخر کشور نے خاموشی کو توڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کشور آنند بولا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم کسی زمیندار کے پاس ملازم ہو۔ آج میں نہ تو بزنس کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کی ملازمت۔ اشوک مہتا نے مسکرا کے جواب دیا، ایک کسان بن گیا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں۔ میرا ایک چھوٹا سا ناریل کا باغ ہے، ایک چھوٹا سا گھر بھی ہے۔ شہر میں ایک اسکول ہے جہاں دن میں جا کر دوپہر تک پڑھاتا ہوں۔ میری بیوی بھی اسکول ٹیچر ہے۔ ہمارے 3 بچے ہیں۔ 3 دن ہوئے میری بیوی بچوں کو ساتھ لے کر تعطیلات گزارنے میکے گئی ہے۔ میں نے ایک نوکر رکھا ہے جو کھانا پکاتا ہے، ایک ملازمہ ہے جو کہ صفائی وغیرہ کر جاتی ہے۔
किशोर आनंद को उसका मकान बहुत पसंद आया। ये एक मंजिला मकान था। नीचे ऊपर 3 कमरे थे। वो दोनों रात के खाने के बाद बड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे थे। अशोक मेहता ने उसे बताया कि उसने जेल से रिहा होने के बाद अपनी माँ के तमाम जेवरात बेचकर ये बाग और खेत खरीदे। एक स्कूल में जिस वक्ती मुजासमत की, उसकी बीवी भी स्कूल में पढ़ाती थी। उन दोनों ने मोहब्बत की शादी की। अशोक मेहता ने उसे अपनी बीवी और बच्चों की तस्वीर दिखाई। उसकी बीवी एक काबिले कबूल सूरत औरत थी। अलबत्ता उसकी 2 जवान लड़कियां और एक लड़का था। तीनों बहुत खूबसूरत और प्यारे प्यारे से थे। रात 11 बजे अशोक मेहता सोने के लिए चला गया। उसके लिए बलाई मंजिल के एक कमरे में बिस्तर लगा दिया गया। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बड़ी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता हुआ सोने की कोशिश करता रहा, पर वो बेजार सा होकर उठा और खिड़की में जाकर उठ खड़ा हुआ। आसमान पर चांद अपनी तमाम तर लुताफते और नरमाहटे लिए मुस्कुरा रहा था। चांदनी रात का उजाला चारों तरफ फैला हुआ था। वो खिड़की में खड़ा बड़ी देर तक चांदनी की सुंदरता देखता रहा। उसकी नजरें उस कमरे के छोटे सी घर पर थी जो बाग की एक कोने में बना हुआ था। उसके गिर्द हारदार तारों की एक बार खिंची हुई थी। उसने सोचा कि इसे नीचे जाकर उस मकान तक टहलकर आना चाहिए, शायद इस तरह नींद आए। ये सोचकर वो नीचे आया, घर से बाहर निकला, आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, उस मकान की तरफ बढ़ा। उस मकान के उकबे हिस्से में पहुंचा कि चौंक कर एकदम से ठटक के रुका। उसे अपनी नजरों पर यकीन न आया, लेकिन उसे ऐसे लगा कि वो जैसे किसी सुंदर सपना देख रहा हो। लेकिन ये सपना न था, ये एक हकीकत थी। वो कोई औरत थी जो सफेद बुराक लिबास में मलबूस थी। वो बार के पास खड़ी चांद की तरफ तक रही थी। उसका अंग अंग उस तली हुई चादर के दरिया में नहा रहा था। उसके खुले लंबे रेशमी स्याह बालों में जैसे चांदनी चटक रही थी। उस औरत ने किशोर आनंद की चापे सुनकर उसकी तरफ मुड़ के देखा। एक लम्हे के लिए वो ठटकी और फिर बेखौफ सी होकर उसकी तरफ बढ़ी। उसे चंद कदम पर रुकी। किशोर आनंद ने उसे नाकदाना नजरों से देखा तो शशदर सा रह गया। वो जितनी हसीन थी उतनी ही पुरकशिश भी थी। उसकी पुरशबाब गुदास बदन में बड़ी जाज़बियत और दिलकशी थी। अंग अंग से मस्ती उबली पड़ती थी। उसकी हुस्ने जहां सोज ने उसके दिल पर बिजली गिरा दी थी। क्या आप अशोक मेहता के मेहमान हैं? एकदम से उसकी रसीली सी आवाज कानों में पड़ी, खामोश फिजा में जलतरन की तरह। जी हाँ, किशोर आनंद ने अस्बाती अंदाज में सर हिलाया। जब आप उनके मेहमान हैं तो आप मेरे भी मेहमान हैं, वो रसीली आवाज में शोही लहजे में बोली। आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाएं ताकि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं। उसने मकान की तरफ इशारा किया। शायद आपको नींद नहीं आ रही। आपके साथ कौन रहता है? कोई भी नहीं, मैं अकेली रहती हूँ। उसने किशोर आनंद को तीखी नजरों से देखा। मैंने किसी वजह से शादी नहीं की, एक आवारी औरत हो। किशोर आनंद के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। नींद आपको भी नहीं आ रही और मुझे भी नहीं। वो उसके करीब आकर बोली, कॉफी बनाकर पिला दूंगी। जब तक नींद नहीं आती बातें करते रहेंगे। जब वो सूरत के साथ उसके मकान की तरफ बढ़ा तो उसके सारे जिस्म में इस ख्याल से खून की गर्दन तेज और उसकी हिद्दत बढ़ी कि इस मकान में अकेली रहती है और गैर शादीशुदा भी है। ये कुछ 17-18 साल की लड़की न थी, 24-25 साल की थी। उसके लिए ये बड़ी हैरत की बात थी कि वो अभी तक गैर शादीशुदा और कवारी थी। वो एक कमरे का मकान था। कमरा बहुत बड़ा था। उस मकान के अंदर एक चिराग जल रहा था। एक कोने में बिस्तर था, कुर्सी वगैरह कोई ना था, इसलिए उसे बिस्तर पर बैठना पड़ा था। कमरे के एक कोने में केरोसिन ऑयल का चूल्हा था। रैक पर बर्तन करीने से रखे हुए थे। उसमें पक्के फल जैसा रसीलापन था। वो इससे बड़ा मुतासिर हुआ। एक तरह से उस पर रेशे खत्मी हो गया था। फिर वो 2 कप कॉफी बनाकर ले आई। एक कप उसे और दूसरा कप लेकर उसके पास बैठी। उसने औरत के हाथ से कप लेने के बाद पूछा, शिरमेती जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? वो खिलखिलाकर हंसी और फिर बोली, पोर्निया। जिस तरह आपका नाम है उसी तरह आप हसीन भी हैं। थोड़ी देर के बाद उसने जाना चाहा तो वो जा न सका। तन्हाई में पोर्निया के शहर ने उसे झकड़ लिया। वो रात के आखिरी पहर जाने लगा तो उससे बोली, देखिएगा, मुझसे मुलाकात का जिक्र आप भूले से भी अशोक मेहता से ना करें। वो नहीं चाहते कि मैं किसी से मिलूं। आप कल रात में आएंगे ना? जरूर आऊंगा, बल्कि मैं जब तक यहाँ रहूंगा मैं अशोक मेहता के फरिश्तों को भी हवा ना लगने दूंगा। किशोर आनंद मुख्तलिफ खेले बहाने से एक हफ्ते तक अशोक मेहता के पास रुका। वो पोर्निया के पास रात के वक्त जाता और सूरज निकलने से पहले चला आता। अशोक मेहता को एक दिन भी शक न हुआ कि उसका दोस्त रात को क्या खेल खेल रहा है। वो पोर्निया को यहाँ से ले जाने का मंसूबा बना रहा था। पोर्निया ने उसे बताया कि अशोक मेहता और उसकी बड़ी बहन ने उसे एक तरह से कैद कर रखा है। उसके घर से निकलने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है। घर के नौकर सारा दिन उसकी निगरानी करते हैं। इसके अलावा अशोक मेहता ने कुर्बो जवार के लोगों से यही कह रखा था
کہ اگر اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اسے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ اس نے تنگ آ کر 2-1 مرتبہ فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن وہ پکڑی گئی۔ میاں بیوی نے مل کر اس کی ایسی زبردست پٹائی کی کہ وہ 3 دن تک بستر سے لگی رہی۔ اس نے پورنیا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے یہاں سے ہر قیمت پر نکال کر لے جائے گا۔ ممبئی پہنچ کر وہ دونوں لو میرج کریں گے۔ اس نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ اس کی زندگی میں آج تک ایسی بھرپور عورت نہیں آئی تھی۔ کسی عورت نے اسے اتنا خوش نہیں کیا تھا جتنا پورنیا نے کیا تھا۔ اب وہ اسی لاجواب عورت کی رفاقت میں زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ پھر خالات نے اسے ایک ایسے موڑ پہ کھڑا کیا کہ جہاں وہ اشوک مہتا کو دھوکہ دینے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اب اس کے سوا چارہ نہیں رہا تھا کہ اپنے دوست کی آنکھوں میں دھول جھونک سکے اور پورنیا کو یہاں سے نکال کر لے جائے۔ اس کے لیے پورنیا کو یہاں سے لے کر جانا ایسا مشکل کام نہیں تھا۔ اس کی گاڑی ٹھیک ہو کر 5 دن پہلے آ گئی۔ وہ اس کے انتظار میں تھا کہ اشوک مہتا کسی کام سے شہر جائے اور وہ پورنیا کو لے اڑے۔ ایک رات کے کھانے سے فراغت پانے کے بعد اشوک مہتا اس سے بولا، میں تمہیں ایک زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جس دن تم ممبئی جاؤ اس دن پورنیا کو اپنے ساتھ۔ اس نے درمیان میں اشوک مہتا سے انجان بن کر حیرت سے پوچھا، یہ پورنیا کون ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ اس کا نام پہلی بار سن رہا ہوں۔ پورنیا میری ماں ہے اور باغ میں بنے ہوئے کھرمل کے مکان میں رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، وہ بے حد حسین، جوان اور خوشباب ہے۔ وہ اپنے حسن جہاں سو سے فائدہ اٹھانے کی غرض سے ممبئی گئی تاکہ فلم کی خیرون بن سکے۔ وہ خیرون نہ بن سکی اس لیے کہ وہ ایک عیاش اور بدکار فلم ساز کے ہتھے چڑھ گئی۔ پھر ایک دن وہ فلم ساز دردناک موت مر گیا۔ مرتے مرتے اس نے پورنیا کو ایک عذاب ناک تحفہ دے دیا۔ کیسا تحفہ؟ کشور آنند نے چونک کر پوچھا۔ ایڈز کا۔ وہ ایڈز کی مریضہ ہے۔ اس نے یہ تحفہ کی مردوں کو دیا جو یقیناً اس دنیا میں نہیں۔ وہ ساری دنیا کے مردوں کو یہ تحفہ دے کر ان سے انتقام لینا چاہتی ہے اور وہ اسے آگے ایک لفظ نہ سن سکا۔ اس کا سر چکرایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔